नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसमें योद्धा भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से भी योद्धा उतर चुके हैं। और जब योद्धा चुनावी मैदान में गए हुए हैं तो उनके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं, ये आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही मुद्दे क्या रहेंगे। जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इन सभी की भी बात करते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कई अलग अलग मुद्दे भी हैं जिनको कि लेकर के चुनावी मैदान में कई पहलवान गए हुए हैं। मुद्दे क्या रहेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में कमलजीत सेहरौत जी हैं, भाजपा सांसद हैं। मैम नमस्कार। और विधानसभा चुनाव रणभेरी तो बज गई विधानसभा चुनाव की, आप लोग भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कैंपेन सॉन्ग भी आप लोगों की तरफ से लॉन्च हो रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी भी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च की हुई है। मैं पहले मुद्दे से ही आपसे बात करूंगा कि मुद्दे क्या रहेंगे, जिन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनावी के मैदान में जा रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली की बाकी सर्विसेज का एक पैरामीटर बाकी शहरों से ऊपर होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली ने एक भयानक मंजर देखा और इस भयानक मंजर की गवाही मैं उन्हीं के शब्दों द्वारा दूंगी जो इस दिल्ली को विकास की बात करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, आतिशी जी दिल्ली की सड़कें और गलियां बहुत टूटी हुई हैं, इनको ठीक कराइए। आम आदमी पार्टी का 1 नवंबर 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम राशन कार्ड बनाएंगे 90,000। कौन से राशन कार्ड? जो 2015 से 90,000 का कोटा रिजर्व था, 10 साल में नहीं बनाया। अब आकर 90,000 राशन कार्ड बनाएंगे। उन्होंने खुद ही साबित किया। हम आपको यमुना साफ नहीं कर पाए, माफी चाहते हैं, अगले 5 सालों में कर देंगे। यमुना के नाम पर एक लंबी राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने ये बयान खुद दिया है। दिल्ली में आज एक गरीब से गरीब घर को भी पानी खरीद कर पीना पड़ता है क्योंकि साफ पानी नहीं मिला, और ये आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट करती है। दिल्ली जल बोर्ड की हालत आज ये है कि जहां पर खुदाई हो गई वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो रही और सीवर का पानी घर के अंदर घुस रहा है। लेकिन एक बात बताइए, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो कई चीज़ें कहते हैं बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में। डीडीए किसी के पास, एलजी साहब कुछ और करते हैं, तो हम करें तो करें क्या जी, हमारे पास तो है ही नहीं। ये तो बात पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, अब आतिशी कहती हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर टैक्सेस और बाकी जो सरकार के रेवेन्यू सोर्स हैं वो बाकी स्टेट से ज़्यादा है। मैं दिल्ली की बात करूं, शीला दीक्षित जी के टाइम पर 2013 तक दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ था और इस साल का बजट 76,000 करोड़ होगा क्योंकि जीएसटी लगा, क्योंकि वन टैक्स पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद सब लोगों से आह्वान किया कि अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब में आते हैं तो दीजिए, और लोगों ने उनकी बात मानी। दिल्ली वालों ने भी टैक्स ज्यादा देना शुरू किया, उसका शेयर भी दिल्ली को मिला। यानी अनेक कारणों से दिल्ली 35,000 करोड़ से 76,000 करोड़ की इनकम के ऊपर पहुंच गई, यानी डबल से भी कुछ % ऊपर ही है ये। अब बात करते हैं पिछले 10 साल में डीडीए का काम अलग, एनडीएमसी अलग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले 48 कॉलेज अलग, 5 हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, जो 5 हॉस्पिटल है वो भी सेंटर के पास, दिल्ली पुलिस भी सेंटर के पास, और जितनी पेंशन मिलती है वो भी सेंटर के पास। कुल मिलाकर सेंटर दिल्ली के ऊपर हर साल 26 से 28,000 करोड़ रुपए खर्चती है। और डीडीए का हिस्सा अलग है, एमसीडी का अलग है और एनडीएमसी का अलग है। तो 76,000 करोड़ में ये 28,000 करोड़ भी जोड़ लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि हम काम कैसे करें। राजेंद्र नगर के नाले की सफाई
गाद निकालना, डिशिल्टिंग करना, किसने रोका था आपको? वहां पर हमारे 3 यूपीएससी के एस्पिरेंट, अगर मैं कहूं उनकी मृत्यु हुई तो गलत होगा, उनको मौत के घाट पहुंचाने के लिए स्थिति को पैदा कर दिया गया। जल भराव हुआ, नाला सह नहीं पाया, बेसमेंट में पानी भर गया। दिल्ली के जल भराव के अंदर 13 मृत्यु, पानी भर में, जल भराव में इलेक्ट्रिक करंट आने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। आशा किरण, मंदबुद्धि बच्चों का एक आशा गृह चलता है, वहां पर तकरीबन 18 बच्चे क्यों मृत्यु की घाट उतर जाते हैं? कुपोषण, उनको बीमार होते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं और उनका इलाज नहीं होता है। किसने रोका है अरविंद केजरीवाल को? और जो बात करते हैं बड़े बड़े वादों की, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे बात करेंगे, मैं बता सकती हूं कि वादा क्या था और हकीकत क्या है। वादा क्या था और हकीकत क्या है, आप ये बात करें। लेकिन केंद्र, क्योंकि यहाँ तो केंद्र भी है, केंद्र को भी तो कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर सवाल इसीलिए उठाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश तो है ये, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि पुलिस तो केंद्र के ही अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के आप देख रहे होंगे कि जो मौजूदा सरकार है वो घेर रही है आप लोगों को। कई जगह पे आपने देखा भी होगा कि हत्याएं हुई हैं इस समय, जो अभी कुछ दिनों में देखने को मिला है। तो आखिर में इस पे क्यों नहीं आप लोग कंट्रोल, क्यों नहीं आप लोग कर पा रही हैं? आपने अपने सवाल के जवाब में पूछा कि केंद्र को भी दिल्ली में कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर लॉ एंड ऑर्डर पे आती हूँ। दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और अभी दिल्ली देहरादून रोड हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, काम हो चुका है। अगर ये 3 लाइफलाइन दिल्ली को नहीं मिलती तो दिल्ली के अंदर रोज 50 से 70 हजार ट्रक या कमर्शियल व्हीकल आते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दिल्ली के बाहर पेरिफेरल रोड बनाकर इस गाड़ियों के आने के लिए एक रास्ता दिया, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक जैम की समस्या भी कम हुई, पॉल्यूशन भी कम हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए। भारत मंडपम, यशोभूमि, गोल्फ कोर्स, भारत वंदना पार्क, अटल टनल, कितनी ही चीजें हैं जो दिल्ली में जो अपना प्रगति मैदान की तरफ है, कितने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार हैं जो दिल्ली ने किए। दिल्ली में केंद्र सरकार, उसपे प्रगति मैदान वाले टनल पे सवाल उठाते हैं लोग, सब पानी भर जाता है उसमें। देखिए, पानी निकालने के लिए आखिर में पीडब्ल्यूडी के नाले में ही पानी जाता है। तो चाहे पीछे कोई भी एजेंसी हो, अगर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं होंगे तो ना जिंदगी में कभी यमुना साफ हो सकती है और ना टनल्स में पानी भरना रुक सकता है। मिंटो ब्रिज भी इसका एक उदाहरण है। अब बात आपने की लॉ एंड ऑर्डर की। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ अनेक तरह के अलग घटनाएं होती हैं। अचानक जब सवाल उठते हैं तो एक वीडियो सामने आता है, एक ऑडियो सामने आता है, इन्हीं के एक विधायक का रंगदारी करते हुए अपने ही क्षेत्र के लोगों का डिटेल बता रहे हैं कि मैं बात कर लूँगा अपना एक हिस्सा रखने के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। शोभनाथ भारती जी अपनी गर्भवती पत्नी के ऊपर कुत्ता छुड़वाते हैं, मार पिटाई करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर इन्हीं की पार्टी की सांसद और पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष इनके घर पर मिलने आ जाए तो ये अपने पर्सनल सेक्रेटरी से उसको अपने घर में पिटवा देते हैं और एफआईआर के लिए भी एक बार इनिशिएटिव नहीं लेते। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस पर? मैं देख रहा हूँ कि इस पर जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी और चिकित्सा, शिक्षा, यही सब होता है विधानसभा के लिए। अभी चुनाव लड़ी हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, जीत हासिल किया आपने। तो जो ये मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे गौड़ हो गए हैं। अब देख रहा हूँ मैं तो तमाम अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। जैसे रोहिंग्या का मुद्दा चल रहा है, वो आप लोगों की तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स की जो बात की जा रही है, वो आप लोगों की तरफ से ये बातें उठाई जा रही है। उसके अलावा एक और मुद्दा भी इस समय देख रहा हूं मैं, तो आरक्षण का मुद्दा आ गया, जाट आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि आप भी उसी समुदाय से आती हैं, तो ये एक मुद्दा भी लेकर के और आ गया ये सामने में। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहाँ गायब हो गए सर? कि दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और दिल्ली का चुनाव दिल्ली के विकास के ऊपर ही होना चाहिए। आपने जब मुद्दों की बात की तो मैं 2 मुख्य दावे जो आम आदमी पार्टी के रहे उनके ऊपर बात करना चाहूँगी।
फिर मैं इन बातों पर आती हूँ। सबसे पहला दावा, हमने शिक्षा को सुधार दिया। हम मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। राहुल जी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने सरकारी स्कूल में कभी फीस नहीं दी, और मैं आज आपके सामने हूँ। अपने जीवन में शायद मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं एक आम आदमी जितनी सफल हुई हूँ। सरकारी स्कूल, अचीवर लेडी हैं आप। सरकारी स्कूल में पढ़ के, लेकिन मैंने फीस कभी नहीं दी थी। मैं उत्तम नगर में पैदा हुई हूँ। मैंने दीनदयाल हॉस्पिटल में अनेक बार जाके दवाई ली। मैंने कभी कोई पैसा दीनदयाल हॉस्पिटल में नहीं दिया, क्योंकि वो सरकारी था। तो सरकारी शिक्षा, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा कभी से फ्री है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने कहा हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक देंगे, और आपने उसी पे आ रहा था, मोहल्ला क्लिनिक चारों तरफ बनवाया उन्होंने। कुल मिला के तकरीबन 478 की सूचना उनके साइट पर मिलती है। आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, उस मोहल्ला क्लिनिक के चारों तरफ 8-8 फुट की घास है। आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। आप द्वारका, मैं तो अपनी लोकसभा की बात करूंगी, आप द्वारका में चलिए, गंदगी में अगर आपको यूं ना करके वहां जाना पड़े तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ, भ्रष्टाचार, डॉक्टर्स की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। सरकारी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल जो पहले से चल रहे थे, उन्हीं के स्टाफ को ट्रांसफर करके मोहल्ला क्लिनिक चलाए गए। टेस्ट के लिए प्राइवेट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एक आदमी के अनेकों टेस्ट, और फोन नंबर के नाम पे नकली दवाइयां, सब स्टैंडर्ड। ये मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई है। अब हॉस्पिटल की बात करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूंगी। राव तुलाराम हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है, लेकिन आज भी उसके अंदर ब्लड बैंक नहीं है। ये 10 साल की सरकार की अचीवमेंट बता रही हूँ। उसके अंदर आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, और वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी नहीं है। वहां से रेफर किया जाता है, अगर कुछ हो जाए पेशेंट को सीधा दीनदयाल 22 किलोमीटर दूर। फिर पेशेंट आता है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जब आते हैं तो एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट, और महीनों की वेटिंग टेस्ट के लिए। बीच में एक हॉस्पिटल आता है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सेक्टर 20 द्वारका में। नींव रखी शीला दीक्षित जी ने, अब जाके तैयार हुआ, लेकिन नाइट के डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में रात को डॉक्टर नहीं होते, वेंटिलेटर बेड नहीं है, और अगर वहां पे आपको कोई भी टेस्ट कराना है तो इतनी बड़ी 1670 बेड के हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था हमारे यहाँ एक खेड़ा डाबर में, जिसकी बहुत पहले शुरुआत हुई थी। आज उस हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है। तो ये इनके हेल्थ मॉडल की सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई पूरी दुनिया को हम 5 लाख का, पूरे देश को हम दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड। गरीब व्यक्ति कम से कम अपने स्टेट में या भारत में कहीं भी जाए, उसकी जेब में कार्ड है, तो वो इस बात की चिंता तो नहीं करेगा ना कि मैं बीमार हो गया तो मेरी पैसे की जो दिक्कत है वो कैसे होगी। दिल्ली में लागू नहीं होने दी। क्या जा रहा था? संजीवनी की बात तो कर रहे हैं। आज ये संजीवनी की बात कर रहे हैं, और आज ये दूसरी योजना की भी बात कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना की भी बात की जा रही है। संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, कोई भी योजना अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लागू करना चाहती है, उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, आपको उसके ऊपर बजट एलोकेशन करनी होगी। तीसरा, उसको कैबिनेट में ले जाकर अप्रूव करना होगा। चौथा, उसका नोटिफिकेशन करना होगा, तब वो सुविधा जाकर लोगों तक पहुंचती है। 10 साल के अंदर संजीवनी और महिला सम्मान, इस नाम के 2 शब्द कब सभा या कागज में नहीं आए। ये दिल्ली सरकार के विभाग ने कहा है प्रेस करके कि दिल्ली सरकार के किसी विभाग में संजीवनी या महिला सम्मान नाम के कोई योजना कभी 10 सालों में नहीं आई। 10 साल में जब आप पूर्ण बहुमत से थे, आप जो चाहते पास कर सकते थे, आपने महिला सम्मान का और संजीवनी का ड्राफ्ट तक नहीं बनवाया। आज आप बात करते हैं, आज आप कहते हैं कि पानी के बिल मत भरना, मेरी सरकार आएगी तो मैं माफ कर दूंगा। हैरानी होती है इस व्यक्ति के ऊपर कि ये दिल्ली की जनता को समझते क्या है। 10 साल जिस आदमी ने दिल्ली की सत्ता को भोगा हो, मैं वर्ड भोगा इस्तेमाल करना चाहती हूं क्योंकि इन्होंने सेवा नहीं की, यहाँ की सुविधाओं को भोगा है। और ये जो अभी पत्र लिखा है इन्होंने, एक पत्र आपने देखा भी होगा, जाट आरक्षण को लेकर के एक पत्र लिखा गया है, और
आप लोगों के ऊपर ही निशाना है। तो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं इसके लिए, और केंद्र में इतने सालों से सरकार आप लोगों की है, 14 से सरकार है ही है आप लोगों की है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जाट आरक्षण को लेकर के दिल्ली में कह रहे हैं कि जब आएंगे तो फिर उसके बाद वो लोग इसके ऊपर कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है, पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। 1993 से 1998 दिल्ली में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 33% दिल्ली के जाटों को दिल्ली में कोटा, ओबीसी में, जो ओबीसी का कोटा है 33 नहीं, वो शायद 27% है, मतलब जो भी कोटा है उसके अंदर जाटों का आरक्षण दिल्ली के अंदर किया। आईपी यूनिवर्सिटी खोली, उस समय भाजपा की सरकार थी, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर आती थी, वहां पर भी ओबीसी और ओबीसी में जाटों का आरक्षण दिया गया। अब बात करते हैं, इनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय ओबीसी की सूची है उसमें जाटों को शामिल नहीं किया, दिल्ली के जाटों को। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपको संवैधानिक प्रोविजंस पता होने चाहिए। अगर आप दिल्ली के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में डलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करना था दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसको कैबिनेट से अप्रूव करा के उसका नोट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना था और अपनी प्रार्थना भेजनी थी कि दिल्ली के जाटों को भी ओबीसी केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए। अचानक 10 साल ना तो विधानसभा में कोई रेजोल्यूशन आया, ना कोई कैबिनेट नोट बना, ना सार्वजनिक मंच से कोई मांग की गई ऐसा होना चाहिए, और अचानक 5 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती हैं। ये चिट्ठी का खेल गजब है। चिट्ठी लिखती हैं और कहती हैं कि जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। 10 साल का आपका पास किया हुआ कोई एक रेजोल्यूशन, आपका कोई एक नोट, सार्वजनिक मंच पर की हुई कोई एक मांग आतिशी जी दिखा दें तो हम उनको मान जाएंगे। जबकि इन्हीं की पार्टी छोड़ चुके पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश गहलोत जी, इनकी झूठ, इनके भ्रष्टाचार और इनकी मक्कारी से दुखी होकर वो व्यक्ति पार्टी छोड़कर गया। उन्होंने बयान दिया है कि मैंने 3-4 बार इनको कहा कि आप जाटों के लिए प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो पढ़ी लिखी पार्टी चिट्ठी भेजती है, तो चिट्ठी भेजने से नहीं मुख्यमंत्री जी, रेजोल्यूशन 10 साल में भेजना चाहिए था। ये जो दिल्ली की जाटों के साथ आपने पहले हमारे साथ पक्षपात किया और अब जो राजनीति कर रहे हैं, मैं जाट समाज से आती हूँ, आपको कहना चाहती हूँ, जाट दिल्ली और देश की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और हम लोग इस बात को समझते हैं कि हमें कौन सम्मान दे रहा और कौन नहीं दे रहा। आपने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय धनखड़ जी की भाषा और टोन का मजाक उड़ाया, जो कि हमारी बेसिक टोन है। आप उस समय कहां थे जब आपके राज्यसभा के सांसद हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे? और केंद्र सरकार पहली भाजपा की ऐसी है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, वरना अब से पहले कांग्रेस और अनेक सरकार आकर चली गई। तो किसान, जाट, इनका सम्मान करना, झूठ बोलने वाले नहीं, जो धरती से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, या जो जमीन के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता, वही किसान को या जाट को या जमीन पर काम करने वालों को सम्मान देंगे। आप तो सिर्फ झूठी बोलेंगे। एक बात बताइए कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये जो दिया जा रहा है 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, आरोप है आप लोगों के ऊपर ही, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, 200 यूनिट दी जा रही है या पानी फ्री दिया जा रहा है, कहीं आएंगे आप लोग सत्ता में आ गए तो? क्योंकि 93 से 97 तक के उसके बाद से बनवासी है दिल्ली में, विधानसभा से आप लोग महरूम ही रही हैं। लोकसभा में तो आप लोग जीत जाती हैं, लेकिन पता नहीं विधानसभा में क्या हुआ है कि आप लोग जीत ही नहीं पाते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो कह रहे हैं कि आए तो फिर उसके बाद ये जितना है ये सारी की सारी खत्म कर देंगे आप लोग। ये जो फ्री वाला स्कीम जो आम जनता के लिए स्कीम दिया है, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना और समाज वर्गों को। तो आप लोग भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे यदि आने पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 13 से 14 राज्यों में हमारी फिलहाल सरकार चल रही है, और जो सरकार चल रही है वहां पर
शौचालय, पीएम आवास, उज्ज्वला और स्वनिधि के साथ में हमारी बहनों को लाडली बहना, आज आदरणीय शिवराज जी मामा कहलाते हैं मध्य प्रदेश में, लाडली बहना उन्हीं के दिए हुए दिमाग की उनकी देन है। उड़ीसा में सुमित्रा, हरियाणा में जहाँ भी हमारी स्टेट बनती है, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो भी बाकी वर्ग हैं उनके लिए लगातार काम करती है। किसानों के लिए सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, और ये कोई पहली बार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अपने मंच से इस बात को कह चुके हैं कि ये भ्रम की राजनीति में दिल्ली की जनता ना फंसे। दिल्ली में भाजपा की जब सरकार आएगी तो दिल्ली में चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि मैंने बताया मैं बचपन से फ्री स्कूल में और फ्री हेल्थ में पढ़ी हूँ, कोई आम आदमी पार्टी एहसान नहीं कर रही है, बल्कि रेवड़ी आपके घर में 4-4, 5-5 पहुंचाकर इंसल्ट कर रही है दिल्ली वालों की। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के साथ बाकी राज्यों में चलने वाली हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की जनता को यूं ही मिलेंगी। दिल्ली की जनता को इनके भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप लोग भी कुछ जनता ये बिजली वगैरह कुछ देंगे आप लोग फ्री वगैरह की? नहीं, हमारी बाकी स्टेट्स में भी है और हमारा भी मैनिफेस्टो आएगा जो बिल्कुल हर पॉइंट को करेगा, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं हम दे रहे हैं और स्पेसिफिक जो हमारी जानकारी है वो बहुत जल्द आपको हमारे मैनिफेस्टो दिखाए। अच्छा, आप जाती होंगी रास्ते में, तो आप तो जाती होंगी पूरे लुटियन जोन में, चारों तरफ पोस्टर्स लगे थे। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, एक तरफ क्वेश्चन मार्क था कि दिल्ली का सीएम, और एक तरफ लिखा हुआ था कि गाली गलौज पार्टी, या दिल्ली का सीएम कौन, क्वेश्चन मार्क। दो बातों तो कौन है सीएम? फेस तो यहाँ दिख नहीं रहा है। दो बातों के प्रश्न में दो बातों को आपने इस क्वेश्चन में किया है। सबसे पहला मैं चेहरे की बात करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आप जेल गए और आपको जेल आपके एक्साइज पॉलिसी के घोटाले के साथियों ने सरकारी बयान देकर, सरकारी गवाही देकर, दस्तावेज देकर और भ्रष्टाचार के प्रूफ देकर आपके ऊपर केस किया। आप जेल गए, आप रिहा हुए जमानत पर। जब आपको जमानत मिली तो 4 शर्तों के साथ मिली। आप सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे, आप सीएम के नाते फाइल साइन नहीं करेंगे, आप बिना परमिशन विदेश नहीं जाएंगे और आपको प्राइवेट लाखों रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और आतिशी जी को बिठा दिया। आतिशी जी जब कुर्सी पे बैठी तो उन्होंने अपने साथ में कुर्सी रख ली और उन्होंने कहा कि ये है मुख्यमंत्री। मेरा तो अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, आपके ऊपर केस चल रहा है और जब केस का फैसला आएगा आपको सजा भी होगी, क्योंकि आपके साथियों ने पूरे दस्तावेज और पूरे सबूत दिए हैं, तो आप तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। आतिशी जी मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि अभी भी आप घोषणा करते हैं। तो मेरा अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है कि आपका चेहरा कौन है? आप लोगों का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठन निष्ठ है, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आगे रहता है और समय आने पर जिस भी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना विश्वास जताएंगे वही भारतीय वही हाल देखने को मिलेगा जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पे अंत में एक ऐसे अंतिम पति से दिखाई दिया जो कि समझ में नहीं आया। कहीं पर भी आप देखें, मोहन यादव देखे, फिर उसके बाद कांग्रेस की या समाजवादी की या लालू जी की पार्टी के परिवारवाद वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जिम्मेवारी पर कभी भी हो सकता है। मेरे जैसे साधारण परिवार की, एक जाट समाज की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पैदा हुई बेटी अगर सांसद बन सकती है, जिसका कोई पॉलिटिकल सरनेम नहीं है, जिसके घर में कोई राजनीति में नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। अंतिम सवाल एक जरूर पूछूंगा, ये बनवास कब खत्म होगा ये बताइए? बहुत जल्द। 5 तारीख को मतदान होगा। 8 तारीख को दिल्ली के मतदान में जो जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा, उसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली में भारतीय इस बार होगा कि नहीं होगा ये बताइए। 10 साल की झूठ की राजनीति जनता के सामने, पिछली लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद 7 सांसदों का जीतना और आज दिल्ली का विकास के लिए पुकार, ये सब इस बात का विश्वास है कि आने वाली 8 जनवरी को दिल्ली में, 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली राजधानी बनने की तरफ विकास की राह पर अग्रसर होगी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। ये हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत जी थी।
कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।